नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 जो कि है विटामिन्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम विटामिन B9 के बारे में देखेंगे, जिसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B9 के सोर्सेज क्या है, इसका केमिकल नेचर क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सोर्सेज देख लेते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, कोकोनट्स, मिल्क, वाइट सीरियल्स, ये सारे सोर्सेस हैं। इनसे हमें विटामिन B9 मिलता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। केमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है विटामिन B9 का। यहाँ पर पेरिडिन रिंग है। ये जो यहाँ तक जो रिंग प्रेजेंट है, ये पूरी रिंग पेरिडिन की रिंग है। और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये पूरा स्ट्रक्चर पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का है। और ये हो गया हमारा ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर। तो ये जो पेरिडीन और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, ये मिलके टेरिडिक एसिड बनाते हैं। और वो पेरिडिक एसिड और ग्लूटामेट मिलके फोलिक एसिड का ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है फोलिक एसिड का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं फोलिक एसिड के? प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विच ऑकर ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। जब फीटस डेवलप होता है, फीटल डेवलपमेंट के टाइम ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B9 बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। देन नेक्स्ट है इफेक्टिव इन लोअरिंग प्लाज्मा हीमोसिस्टिन कंसंट्रेशन इन पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो हमारे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। अगर इस आर्टरी में कोई डिफेक्ट रहा, इस आर्टरी से रिलेटेड कोई डिसीज़ रहा, तो हम उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। तो ऐसे पेशेंट में प्लाज्मा हीमोसिस्टिन कंसंट्रेशन लो करने के लिए विटामिन B9 बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कोएंजाइम फॉर्म। इसका सबसे पहला कोएंजाइम फॉर्म है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, दूसरा है टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो इस तरीके से दो इसके कोएंजाइम फॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिशियंसी डिसीज़। अगर विटामिन B9 की डिफिशियंसी हो तो उस कंडीशन में कौन से डिसीजेस हमें हो सकते हैं? तो सबसे पहला है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब जब हमारे आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से बड़ा होता है। जो नॉर्मल साइज़ होता है आरबीसी का, उससे बड़ा साइज जब होता है आरबीसी का, तो उसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। देन नेक्स्ट है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया मतलब हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की कमी होती है, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। देन नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट्स की कमी जब होती है हमारे ब्लड में, तब हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया ये कंडीशन हो सकती है, और वीकनेस। तो इस तरीके से ये डिफिशियंसी डिसीजेस हो गए विटामिन B9 के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिकमेंडेड डेली इंटेक। डेली इंटेक बताया गया है 0.1 mg पर डे। तो इतना इसका डेली इंटेक हमें करना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे साइनोकोबालामाइन मतलब विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहा जाता है। इसके सोर्सेज क्या है? फिश, एग एंड मिल्क। ये इसके सोर्सेज हो गए। इन सोर्सेज से हमें विटामिन B12 मिलता है। देन इसका केमिकल नेचर देखेंगे। इसके केमिकल नेचर में इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इट हैज़ कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C63H88N14O14PCO। विटामिन B12 का स्ट्रक्चर होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ड होता है बहुत। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखिए, यहाँ पर 63 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 88 हाइड्रोजन, 14 नाइट्रोजन, 14 ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड कोबाल्ट। CO मतलब ये हो गया कोबाल्ट। तो इस तरीके से ये केमिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन B12 का। वेरियस विटामिन B12 आर नेम अकॉर्डिंग टू आर ग्रुप अटैच टू सेंट्रल कोबाल्ट। तो सेंट्रल कोबाल्ट से एक आर ग्रुप अटैच होता है, उसके अकॉर्डिंग विटामिन B12 के नाम दिए जाते हैं। विटामिन B12 के अलग अलग नाम होते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग? आर ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो कि कोबाल्ट से अटैच होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेन आर इज CN। CN मतलब साइनाइड। अगर आर की जगह पर CN हो तो इट इज़ कॉल्ड एज साइनोकोबालामाइन। अगर आर की जगह पर CN हो, साइनाइड हो, तो उसको हम साइनोकोबालामाइन बोलते हैं।
व्हेन आर इज ओ एच, अगर आर की जगह ओ एच हो, इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी कोबालामाइन, तो उसको हम हाइड्रोक्सी कोबालामाइन बोलते हैं। देन नेक्स्ट है व्हेन आर इज सी एच थ्री, वहाँ पर अगर मिथिल ग्रुप हो तो उसको हम बोलते हैं मिथिल कोबालामाइन। तो इस तरीके से आर ग्रुप के अकॉर्डिंग विटामिन B12 के अलग अलग नाम होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन B12 का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया विटामिन B12 का। तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटर में कोबाल्ट लिखना है। इस तरीके से ये आपने कोबाल्ट लिख लिया। देन इसके चारों तरफ इस तरीके से नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर निकालना है। देन इस तरीके से आपको रिंग्स ड्रॉ करने हैं। ये 3 जो रिंग्स होंगे ये सेम होंगे स्ट्रक्चर में, पर ये साइड की जो रिंग होगी ये थोड़ी डिफरेंट होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। देन ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये इतना स्ट्रक्चर हो गया। देन वहाँ पर आपको इस तरीके से बॉन्ड दिए गए हैं, आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से बॉन्ड दिए गए हैं। तो ये किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो आपको इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर, एक रिंग आपको लेनी है। जैसे मैं ये वाली रिंग ले रही हूँ इस साइड की, तो यहाँ पर इसमें बॉन्ड निकले हुए हैं इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से निकालूंगी। देन इस रिंग में देखूंगी तो यहाँ पर भी सेम इस साइड पे ही उसी तरीके से बॉन्ड अराइज हुए हैं। इस रिंग में भी सेम इस तरीके से, और इस रिंग में इस तरीके से। तो इस तरीके से इनके ये बॉन्ड हो गए। देन यही रिंग से मैं लूँगी, यहाँ पर एक बॉन्ड है इस तरीके से, यहाँ पर एक बॉन्ड है यहाँ पर, और इस तरीके से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर लगाना है। तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। इस तरीके से जिन रिंग्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सारे यहाँ पर लिख लेने हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। और देन यहाँ पर हमें देखना है कि कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड इस रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं है। हमने डबल बॉन्ड यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बॉन्ड्स हैं वो देखेंगे। जैसे आप स्ट्रक्चर में देखिए, इस तरीके से ये एक बॉन्ड निकला हुआ है, इस तरीके से यहाँ से ये एक बॉन्ड हो गया। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये हम देखेंगे। तो ये हो गया इस तरीके से। देन यहाँ से एक बॉन्ड है और ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। देन यहाँ पर हमें चेक करना है, यही से यही वाली रिंग मैं लूँगी। तो यहाँ पर आप देखिए CH2CONH2 इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। CH2CONH2, यहाँ पर CH3। देन यहाँ पर मैं देखूँगी तो यहाँ पर भी CH2CONH2 है, और यहाँ पर है CH3। देन यहाँ पर CH2CH2CONH2, मतलब यहाँ पर डबल CH2, मतलब यहाँ पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो दो देखे हमने, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर CH2CH2CONH2 और CH3। और यहाँ पर हम देखेंगे तो CH3 जो हमने यहाँ पर बॉन्ड लिखे थे, बॉन्ड लिए थे, उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो CH2CO NH2 ये हो गया। देन यहाँ पर क्या देखा था, CH3। देन यहाँ पर क्या था, सेम CH2CONH2, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर था CH3। और यहाँ पर भी वैसे ही था, CH2 डबल CH2 था, मतलब इथिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट था, CH2CH2CONH2, ये इस तरीके से। और यहाँ पर प्रेजेंट था CH3, और यहाँ पर दो CH3 ही प्रेजेंट थे, CH3
CH3। ठीक है, इस तरीके से फिर हमने लिख लिया। देन ये जो बॉन्ड हमने लिखे, यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ भी अटैच नहीं है। देन यहाँ पर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर CH2, देन CH2CONH2, इस तरीके से ये अटैच है। यहाँ पर CH2CONH2 और यहाँ पर CH2CH2CONH2। देन उसी तरीके से हमें लिखना है, यहाँ पर कुछ भी अटैच नहीं है। यहाँ पर CH2, देन CH2CONH2, यहाँ पर CH2CONH2 और यहाँ पर है इथिल ग्रुप CH2CH2CONH2, इस तरीके से। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। देन जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हमने निकाले थे यहाँ पर, वहाँ पर क्या क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH3 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसी तरीके से फिर हमें CH3 एंड CH3। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। देन कोबाल्ट से यहाँ पर आप देखिए, हमने देखा था कि R ग्रुप के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ता है। तो R ग्रुप कौन सा हो गया, यहाँ पर अटैच होता है। तो यहाँ पर CN ये अटैच है, मतलब ये साइनो कोबालामाइन का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर OH होता तो ये हाइड्रोक्सी कोबालामाइन का स्ट्रक्चर होता, और अगर यहाँ पर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होता तो मिथिल कोबालामाइन ये इसका नाम होता। यहाँ पर कौन सा है, CN, जो कि इस तरीके से कोबाल्ट से अटैच हुआ है। तो यहाँ पर CN है जो इस तरीके से कोबाल्ट से अटैच हुआ है, और यहाँ पर इस तरीके से एरो है, और इस डबल बॉन्ड से लेके इस तरीके का ये स्ट्रक्चर अराइज हुआ है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये हम साइनो कोबालामाइन का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से CN ही लिखेंगे, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और यहाँ से फिर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये पूरा हमने इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो ये देखिए आप, स्ट्रक्चर ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस तरीके से ये रिंग ड्रॉ करनी है जिसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, और ये CH3 और CH3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। देन यहाँ पर एक शुगर प्रेजेंट है, आप देखिए शुगर प्रेजेंट है, ये हो गई। तो ये ड्रॉ करनी है, और ये बॉन्ड कहाँ से अराइज हो रहा है, नाइट्रोजन से ही। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये बॉन्ड अराइज हुआ, यहाँ पर कार्बन है इस तरीके से। ठीक है, कार्बन इस तरीके से हमें ये ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। देन यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वहाँ पर हमने OH, H, देन यहाँ से इस कार्बन पे जो अटैच है, कौन से अटैच है, CH2OH, और ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये पूरा हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। देन इसके बाद यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो ये कहाँ से अराइज हो रहा है, अमाइन ग्रुप से। तो अमाइन ग्रुप से हम इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले CH2, देन CH3CH, O फॉस्फोरस, देन यहाँ पर O डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो आइए, नाइट्रोजन से यहाँ पर बॉन्ड है CH2, देन CH3CH, O, और यहाँ पर फॉस्फोरस O- डबल बॉन्ड O, और ये O, और ये हो गया स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया साइनो कोबालामाइन का। इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही स्ट्रक्चर है जो हमने वहाँ पर ड्रॉ किया है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कोएंजाइम फॉर्म। इसका कोएंजाइम फॉर्म है मिथिल कोबालामाइन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डिफिशियंसी डिसीजेस। कौन से डिफिशियंसी डिसीजेस हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हमारे RBC का साइज़
नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देन पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर हमारे ब्लड में विटामिन B12 की कमी हो तो उस कंडीशन में हम पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। विटामिन B12 की कमी हो अगर हमारे ब्लड में तो वहाँ पर हम पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं उस कंडीशन को। देन नेक्स्ट है पैरानेस्थीसिया। पैरानेस्थीसिया मतलब ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमारे बॉडी में अचानक से टिंगलिंग सेंसेशंस, अलग ही सेंसेशंस जो है वो होते हैं हमारे बॉडी में, ऑकर होते हैं, तो उसको हम पैरानेस्थीसिया बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डिफिशियंसी डिसीजेस हो गए विटामिन B12 के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका रिकमेंडेड डेली इंटेक। इंटेक कितना करना है विटामिन B12 का? 3 to 4 माइक्रोग्राम पर डे, इतना डेली इंटेक आपको करना है विटामिन B12 का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन C। ये विटामिन C है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसके सोर्सेज देखेंगे सबसे पहले आंवला, कोरिएंडर, अमरंथ लीव्स, कैबेज, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, एप्पल, बनाना। तो इस तरीके से ये सोर्सेज हो गए, इन सोर्सेज से हमें विटामिन C मिलता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका केमिकल नेचर। इट इज़ अ शुगर एसिड नोन एज हेक्सुरोनिक एसिड। ये एक शुगर एसिड होता है जिसको हेक्सुरोनिक एसिड भी कहा जाता है। इट ऑकर्स इन 2 फॉर्म। ये 2 फॉर्म में ऑकर होता है, 2 फॉर्म होते हैं इसके। सबसे पहला है एस्कॉर्बिक एसिड, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरीके से 2 फॉर्म होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके से दोनों फॉर्म के हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एल एस्कॉर्बिक एसिड और डिहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड। ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही आसान से स्ट्रक्चर है, आप इजीली इनको निकाल सकते हैं। ये रिड्यूस फॉर्म है, जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है ये रिड्यूस फॉर्म है, और जो डाईहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गया एस्कॉर्बिक एसिड का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फंक्शंस। इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट करके एक्ट करता है, ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन C। देन नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन बाइल एसिड सिंथेसिस। बाइल एसिड क्या होता है? बाइल एसिड में जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन होता है उन्हीं को हम बाइल एसिड्स बोलते हैं। उनके सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करता है, उनके सिंथेसिस के लिए विटामिन C रिक्वायर्ड होता है। देन नेक्स्ट है मेंटेन आयन इन फेरस फॉर्म। तो आयन जो है वो हमारी बॉडी में फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसको फेरस फॉर्म में मेंटेन करने के लिए विटामिन C बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग बैक्टीरियल इन्वेशन। तो बैक्टीरियल इन्वेशन को कंट्रोल करने के लिए विटामिन C बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से ये विटामिन C के फंक्शंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिशियंसी डिसीज़। डिफिशियंसी डिसीज़ में सबसे पहला है हीमोरेज इनसाइड थाई। अगर विटामिन C की डिफिशियंसी हो तो हमारे थाई के इनसाइड में हीमोरेज होता है, मतलब ब्लीडिंग होने लगती है, हमारे टिश्यूज़ में से इनसाइड में ब्लीडिंग होने लगती है, उसको हम बोलते हैं हीमोरेज। देन नेक्स्ट है स्कर्वी। ये स्पेसिफिक ऐसी कंडीशन है जो कि विटामिन C की कमी की वजह से होती है। देन नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये डिफिशियंसी डिसीजेस होते हैं विटामिन C के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिकमेंडेड डेली इंटेक। 60 to 80 mg पर डे, इतना डेली इंटेक आपको विटामिन C का करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जितने भी विटामिन्स हमें पढ़ने थे वो सारे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।